एक स्टूडेंट का शेड्यूल क्या हो। ठीक है, छोटा कर दो भले। एक शेड्यूल क्या होना चाहिए, उस पे सबसे पहली चीज, शेड्यूल ऐसा हो शेड्यूल ऐसा हो जो स्वतंत्र हो, ऐसा बंधनकारी नहीं हो। कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र शेड्यूल होना चाहिए, बंधन वाला नहीं हो। जैसे मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ, पेज के पीछे की साइड लिख लेते हैं 4 बजे 6 बजे उठना, 7 बजे तक ये करना, 9 बजे तक ये पढ़ना, 9:30 बजे ये करना, 11 बजे ये करना। ऐसा शेड्यूल बंधन कहलाता है। ऐसा टाइम टेबल कभी मत बनाना। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के टाइम टेबल से आप चैन की तरफ बंध जाते हैं, फिर इसमें से एक भी कड़ी छूटती है। जैसे मान लो 6 बजे उठने का शेड्यूल बनाया आपने और आप उठ गए 7 बजे, फिर आपका मन ही नहीं होगा, पूरा दिन शेड्यूल बिगड़ गया और पूरे दिन पढ़ाई नहीं होगी। फिर आप कहोगे अब इसको कल से लागू करेंगे, कल कभी आता नहीं है। तो इसलिए ऐसे शेड्यूल से बचें, बल्कि स्वतंत्र शेड्यूल बनाएं। स्वतंत्र में क्या होता है, सेशन डाल दें कि भाई मॉर्निंग सेशन में मुझे ये पढ़ना है बस। और मॉर्निंग सत्र आप 4 बजे शुरू करो या 5 बजे करो, 6 बजे करो, वो आपके ऊपर है। शेड्यूल व्यक्ति की सुलझाने के लिए होता है, उलझाने के लिए नहीं होता है। ये बंधन वाले शेड्यूल उलझाते हैं आपको। स्वतंत्र शेड्यूल जो होता है ना, वो सुलझाते हैं। शेड्यूल सुलझाने के लिए होता है। तो 3 सेशन डाल दिए कि भाई जैसे मॉर्निंग सेशन हो गया, मिड डे सेशन हो गया और इवनिंग सेशन हो गया। अब ये 3 सेशन हो गए आपके। तो जैसे मान लो मॉर्निंग में कोई आपात काम आ गया और आप नहीं पढ़ पाए, कोई इश्यू नहीं, आप इवनिंग शेड्यूल फॉलो कर लो, मिड डे का कर लो, नाइट वाला शेड्यूल कर लो। तो एक शेड्यूल बिगड़ा, कम से कम 2 तो आपने पालन किए। 10 नहीं हुई तो कम से कम 6-7 घंटे तो पढ़े। बंधन वाले में तो कुछ नहीं होना। तो एक स्वतंत्र शेड्यूल बनाए जिसमें सेशन रखें आप। सुबह का सत्र, दिन का सत्र, रात का सत्र, जैसा भी आपको ठीक लगता है। 4 सत्र या 3 सत्र रख ले और फिर उसमें तय कर ले कि किस सत्र में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि सिलेबस का एटलीस्ट 70-80% हिस्सा आप साथ लेके चले। तो ऐसा शेड्यूल होगा ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। स्वतंत्र शेड्यूल में और क्या होता है, बंधनकारी में क्या होता है? बंधनकारी में आपने सप्ताह के 7 दिन ऐसे ठूस ठूस के भरा है कि सांस लेने का भी आपको समय नहीं है। और मैं बताऊं, एक व्यक्ति कभी भी सप्ताह के 7 दिन एक ही शेड्यूल में नहीं पढ़ सकता। उसको थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए होता है। तो मैं क्या मानता हूं कि ऐसे शेड्यूल की बजाय आप अपनी हॉबी को भी थोड़ा टाइम दें। जैसे हॉबी क्या, किसी की स्केच बनाना हॉबी होती है, किसी के गीत सुनना होता है, किसी को कोई लिखना होता है। तो जैसे 15-20 मिनट फ्री बैठे थे तो वो काम भी कर सकते हो आप। या फिर किसी को गीत सुनना, आराम से गीत सुन लिए थोड़ी देर। या किसी को कोई मूवी देखने का शौक है तो 7 दिन में एक आधी कोई मोबाइल वगैरह पे जो मूवी देख ली। तो कुल मिला के इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप शेड्यूल को 6 दिन 7 दिन बढ़िया फॉलो कर रहे हैं, बीच में अगर आप आधा घंटा घंटा अगर अपनी हॉबी को देते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, घटती नहीं है। तो जैसे थोड़ा बहुत हॉबी को टाइम दे दिया, आधा पौना घंटा। स्वतंत्र शेड्यूल में ये होता है, बंधन वाले शेड्यूल में कभी नहीं होता। बंधन वाले में तो आदमी सुबह से शाम तक ऐसा ठूस के भरता है कि भाई आदमी घुटन घुटन होने लगती है मुझे तो शेड्यूल से, कि भाई कैसे कर लेगा ये। और फिर क्या होता है कि वैसा वो फॉलो हो नहीं पाता, अधिकतम 2 दिन होता है। फिर वापस वही 5 दिन बिगड़ते हैं। इससे अच्छा है थोड़ा बहुत हॉबी का टाइम तो मैं इसके अलावा एक एक आध घंटा मुझे लगता है कि फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी को देना ही चाहिए। मुझे ठीक से पता, मैं जयपुर था, दिल्ली भी था, हर दिन शाम को 6-7 बजे निकल ही जाता था बाहर। थोड़ा यूं ही घूम के 1-2 किलोमीटर घूम के आ जाता था। पास में कोई स्टेडियम वगैरह तो खेल के आ जाओ। क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटी जो होती है ना, वो व्यक्ति को मेंटली बहुत मजबूत करती है। फिजिकली तो करती है, मेंटली भी करती है। थोड़ा घूम के आने से, बाहर के वातावरण से थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट होता है, आपकी उत्पादकता बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप दिन भर के अंदर जैसे 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे में जैसे आपने 8-10 घंटे बढ़िया रेस्ट कर ली, है ना, जैसे 10 घंटे रेस्ट कर ली बढ़िया, 1-2 घंटे कोई काम कर लिए, तो 12 घंटे गए, पीछे 12 बचे। 12 में मान लो आपने 1-1.5 घंटा इसको दे दिया, फिजिकल एक्टिविटी और हॉबी को दे दिया, तब 10 घंटे भी बढ़िया पढ़ाई हो सकती है। और 10 घंटे भी अच्छी पढ़ाई होती है, क्वालिटी वाली, तो वो 20 घंटों जैसी है। इसलिए
अब आपको कई बार कई बच्चों को हँसी भी आ रही होगी कि सर इतना टाइम कहाँ मिलता है। देखो टाइम सबके पास समान होता है। आप उलझे हुए इसलिए आपको इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। अगर आप सुलझे हुए होते तो दिक्कत नहीं है। अपना टाइम कहाँ जाता है? अपना टाइम मोबाइल में चला जाता है। क्योंकि हम हमारा स्क्रीन टाइम है 5-6 घंटे। चलो जो ऑनलाइन क्लास लेते हैं उनको छोड़ो आप। अगर आपकी ऑनलाइन कोई क्लास नहीं है, फिर भी आपका अगर स्क्रीन टाइम के कई एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में, देखना कभी। मुझे लगता है 4 घंटे से सब ऊपर है, 4 से 7 के बीच में। कई कई तो 12-12 घंटे हैं। एक दिन एक बच्चे का कमेंट था कि सर क्लासेस दिन में 10-10 घंटे मोटिवेशन सुनता हूँ। हो गया, मैंने कहा तेरा काम तो पक्का। अब 4 से 7 घंटे अगर आपका स्क्रीन टाइम है, तो अब आप दो सोचो कि 10-12 घंटे काम, भाई सोना करना छोटे मोटे काम वगैरह करो, ये तो 10-12 घंटे तो ये गए, पीछे 12 घंटे बचे पढ़ने के लिए। 12 में से आपने 5-6 घंटे यहाँ दे दिए, अब पीछे 5-6 बचे। अब पढ़ने के लिए 5-6 वो वहाँ यूज करें या हॉबी को और इनको टाइम दें? पॉसिबल ही नहीं। जब आप इन सब चीज़ों में अपना टाइम दोगे, मोबाइल को 1 घंटा या उससे कम यूज़ करते हैं, तो क्या है, आपका टाइम अननेसेसरी कामों में जो जा रहा है वो बच जाता है, निरर्थक कामों में। और वो टाइम क्वालिटी टाइम हो जाता है। आप अच्छी जगह उन टाइम को लगाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि एटलीस्ट यूं कहिए कि आप शेड्यूल में बने रहते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़िया रहता है। आपको हर दिन पता होता है कि कल क्या करना है और आज क्या करना है। फिर आपको ना तो किसी मोटिवेशन की आवश्यकता रहेगी, आपकी नियमितता कंटिन्यू बनी रहेगी। और साथ साथ में अगर आप शेड्यूल को कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो फालतू के लोग भी आपके जीवन से अपने आप दूर चले जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि देखो आप टाइम मोबाइल से दे नहीं पाओगे, भौतिक रूप से आप टाइम दे नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि 8-10 घंटे तो आपको एटलीस्ट रेस्ट करनी पड़ेगी, और 8-10 घंटे पढ़ाई हो जाती है। 1-2 घंटे आप इसको टाइम दोगे तो फिर टाइम बचेगा नहीं। तो फालतू लोग हट जाएंगे, और जो बहुत अच्छे लोग हैं वो आपसे जुड़े रहेंगे, क्योंकि अच्छे लोगों को आपसे हमें हर दिन टाइम चाहिए भी नहीं होता है। उनको तो केवल तभी चाहिए होता है जब उनको जरूरत होती है, या आपको उनकी जरूरत होती है तब वो आपको टाइम दे देते हैं। और मुझे लगता है कॉन्टैक्ट लिस्ट जितनी छोटी होती है उतनी प्रभावी होती है। और ये बात आपको कब एहसास होगा? जब कभी आप संकट में आएंगे, उस दिन आपको पता चलेगा कि लंबी कॉन्टैक्ट लिस्ट के फायदे नहीं है। काम के समय कोई फ़ोन नहीं उठाएगा आपका, ना मैसेज का रिस्पॉन्स आएगा। बातें भली बड़ी बड़ी कर लें मोटी मोटी, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तब 2-4 लोग काम आने वाले। मुझे लगता है कि वो 2-4 लोग ही आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होने चाहिए, बाकी नाम हटा दो सारे। मस्त रहिए, जीवन सरल रखिए, कम लोग साथ में रखिए, अच्छे रखिए। सारा फालतू लोग आपके जीवन से हट जाएंगे। फिर आपका ध्यान केवल पढ़ाई पे, आपकी हॉबी पे, थोड़ा बहुत मोबाइल पे और अपने टारगेट को लेके रहेगा। फालतू चीज़ें अपने आप, ये प्रैक्टिस करना, एटलीस्ट 20-21 दिन कोशिश करना इसको फॉलो करने की। निश्चित तौर पे आप करोगे। अच्छा, इसको कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं है। टाइम टेबल कहीं पर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये दिमाग में होना चाहिए बस। क्योंकि लिखे हुए टाइम टेबल काम नहीं करते। जो दिमाग में होते हैं, दिल में होते हैं ना, वो टाइम टेबल अक्सर काम करते हैं। जैसे मुझे इस समय ये करना है, ये करना है, वो करना है, आपको पता होना चाहिए आपका। जैसे अब मैं मेरी बात बताता हूँ, मेरा कोई टाइम टेबल लिखा हुआ नहीं है, शेड्यूल लिखा हुआ नहीं, आज तक नहीं लिखा मैंने। पहले लिखता था कॉलेज लाइफ में, ये बंधन वाले लिखता था। और रीडिंग, देखो स्टडी होनी चाहिए, साथ में थोड़ी सी प्रैक्टिस का काम भी हो। आपकी शेड्यूल में पढ़ने के साथ साथ हर दिन आधा पौना घंटा प्रैक्टिस होनी चाहिए। पुराने पेपर्स हर दिन होने चाहिए। फ्री बैठे हो, आप 15-20 प्रश्नों का एनालिसिस कर लो, बढ़िया। प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी होती है। आप कोरा पढ़ो ही मत, प्रैक्टिस करिए, इमेजिनेशंस करिए। कोई अगर रूम पार्टनर भी उसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो डिस्कस भी करिए। थोड़ा बहुत बोल के पढ़ना भी ज़रूरी हो जाता है साथियों के साथ में। और इस तरह से जीवंत पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसे मृत पढ़ाई नहीं हो कि बस सुबह से शाम केवल पढ़ ही रहे हैं, कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई इमेजिनेशंस नहीं है। पढ़ते वक्त एटलीस्ट ये होना चाहिए कि मैं कौन सा पैराग्राफ पढ़ा है अभी, इस पैराग्राफ में क्या प्रश्न बन सकता है। मैं तो आज भी कोई पैराग्राफ पढ़ता हूँ, लगता है आरपीसी ऐसे बना सकती है, इसको ऐसे भी पूछ सकती है, इसमें यूं पूछा जा सकता है। तो दिमाग में ये सारे प्रश्न घूमते हैं पढ़ते वक्त। तो मैं हर पैराग्राफ को डाउट की दृष्टि से देखता हूँ कि यहाँ ऐसा सवाल आ सकता है। तो मेरा दिमाग पूरा उसमें बिल्कुल घुला हुआ रहता है कि हर जगह सजग रहता है कि इसमें क्या प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक्टिव होके और बढ़िया पढ़ोगे, और साथ साथ में प्रैक्टिस और स्टडी अपने शेड्यूल में ये भी होना चाहिए। तो शेड्यूल
ऐसे बोझ नहीं लगना चाहिए आपको, है ना? ऐसे हल्कापन महसूस होना चाहिए उसमें, जिसमें आपने सब गतिविधियों को टाइम देखो। जीवन केवल मर मिटने और पढ़ने के लिए नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ में एक्टिविटीज भी होनी चाहिए। तो खुद को बांधना नहीं है, उलझाना नहीं है, बोझ नहीं लेना है। बस थोड़ा सा टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। सुबह से शाम तक खुद को एकदम सांचे में फिट कर देना है। उस सांचे में सभी एक्टिविटीज को टाइम दो आप, बढ़िया रहो अच्छे से, तो निश्चित तौर पे बढ़िया हो जाता है। और अगर आप ऐसे शेड्यूल फॉलो करेंगे तो आप देखना, आप 10-15 दिन के अंदर अंदर आप में बड़े अच्छे चेंज आएंगे। शेड्यूल का एक टारगेट रखना, इस शेड्यूल का टारगेट ये है कि मैं 2 महीने में सिलेबस पूरा करूंगा, या इसके अनुसार मैं 3 महीने में सिलेबस पूरा करूंगा। तो शेड्यूल का एक टारगेट भी रखना साथ में, ताकि इस टारगेट को, बड़े टारगेट को ध्यान में रखते हुए आप उस शेड्यूल को आराम से पूरा कर सको। तो अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो बढ़िया बात है, नहीं चल रहे हैं तो आज आपको इस वार्ता के बाद एहसास हुआ होगा कि आप कहाँ कुछ गलती कर रहे हैं। तो अगर ये बातें आपको ठीक लग, अगर आपको लगे कि ये चीज़ें अपने शेड्यूल में आनी चाहिए, तो डेफिनेटली उसको लागू करना। और हाँ, जैसा भी शेड्यूल अपनाओ, ये बात किसी को बतानी नहीं है, खुद के अलावा। खुद से प्रण लेना है कि मैं ये फॉलो करूंगा। ऐसे लिख के बड़े चिपकाने से, लोगों को कहने से कुछ भी नहीं होगा। मस्तिष्क में रखो और बस उसके अनुसार बायोलॉजिकल क्लॉक आपका काम करना शुरू कर देगा, और बॉडी फिर उस अनुसार ढल जाती है। फिर शेड्यूल को कोई बीच में अगर तोड़ता है ना, तो उस आदमी पे गुस्सा आ जाता है फिर कि यार समय खराब कर रहा है ये। और वो व्यक्ति वैसे धीरे धीरे जीवन में व्यक्ति दूर करने शुरू कर देता है। ये संकेत है आपकी सफलता के बहुत नजदीक, और है आप सफलता के।